हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आशीष क्लासेस पर। बात कर रहे हैं 7 जून के फर्स्ट एडिटोरियल की। इनफैक्ट ये सेकंड एडिटोरियल है, फाइनेंशियल आर्टिकल है, इसलिए हम ये डिस्कस करेंगे और सेकंड जो एडिटोरियल बच जाएगा वो हम एप्लीकेशन पर डिस्कस करेंगे। तो आपको दो एप्लीकेशंस डाउनलोड करने हैं, एक आशीष क्लासेस इंग्लिश और एक आशीष क्लासेस। जो ये न्यू एप्लीकेशन है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर आपको जो पेड कोर्सेज में मिलेंगे वो एक तो ग्रामर का कोर्स मिलेगा, एक हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला बैच चल रहा है और कुछ ई बुक्स हैं जिनमें से जनवरी फरवरी मार्च वाली ई बुक यहीं पर अवेलेबल है। और इसके अतिरिक्त बाकी जो क्लासेज आपको मिलती हैं वो इस एप्लीकेशन पर मिलती हैं, जिसमें एडिटोरियल वाला बैच है, क्लोज टेस्ट और पैराजंबल वाला बैच है। ये सब आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लें। आज का एडिटोरियल है डिमिनिशिंग ऑप्शंस, फाइनेंशियल आर्टिकल है। तो यहाँ पे डिमिनिशिंग ऑप्शंस का मतलब है घटते हुए विकल्प, ठीक है। तो आरबीआई के सामने विकल्प बच नहीं रहे हैं। आरबीआई किस प्रकार से कंट्रोल करे अर्थव्यवस्था जो कि डीरेल हो चुकी है, किस प्रकार से वापस से पटरी पर लेकर आए, महामारी की बहुत बड़ी मार यहाँ पे पड़ी है, तो उसको लेकर ये आर्टिकल लिखा गया है। तो इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। जो नए हैं उनको बता दूं कि अंडरलाइंड पार्ट जो होते हैं वो सब सब्जेक्ट्स हैं और इनकी वर्ब बता दूंगा मैं। जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। चूंकि फाइनेंशियल आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं ऑलरेडी, इसलिए फाइनेंशियल एक्सप्रेस डिस्कस नहीं करेंगे। जहाँ आर्टिकल थोड़ा सा भी फाइनेंशियल आर्टिकल नहीं होता है, पॉलिटिकल आर्टिकल है या फिर मान लीजिए स्पोर्ट्स का आर्टिकल है, तो फिर हम फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से कुछ स्लाइड्स लेते हैं ताकि आप रेगुलर इस प्रकार के आर्टिकल के टच में रहें और सीखें कि कैसे टर्मिनोलॉजी का यूज इस प्रकार के आर्टिकल्स में होता है। खास करके बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए बहुत खास होता है इस प्रकार का एडिटोरियल। तो आप लोग एंड तक बने रहें, ज़रूर से शेयर कर दें वीडियो को और ज़रूर से लाइक करें, क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन आप लोग कर सकते हैं। तो डिमिनिशिंग ऑप्शंस का मतलब क्या है पहले वो समझो। डिमिनिशिंग जो वर्ड है, डिमिनिश जो वर्ड है, इसका मतलब होता है रिड्यूस, डिक्रीज या लेसन। रिड्यूस, डिक्रीज या लेसन मतलब कम होना। अब यहाँ जो डिमिनिशिंग शब्द है ये एडजेक्टिव बन रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन रहा है, क्योंकि ऑप्शंस यहाँ पे नाउन है। तो ऑप्शंस मतलब विकल्प, नाउन है। और कैसे विकल्प? डिमिनिशिंग ऑप्शंस मतलब वो विकल्प जो कम हो रहे हैं, घट रहे हैं। तो घटते हुए ऑप्शंस, ये आपका टाइटल हो गया। अब देखिए, द आरबीआई लेटेस्ट पॉलिसी स्टेटमेंट, आरबीआई का जो नवीनतम पॉलिसी स्टेटमेंट है, लेटेस्ट का मतलब नवीनतम। अब देखिए, लेटेस्ट डिग्री सुपरलेटिव है और इससे पहले द का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन जब अपोस्ट्रोफी लग जाता है मतलब जिनेटिव केस है, पजेसिव केस जिसको बोल सकते हैं आप, पजेसिव केस होने पर आर्टिकल नहीं लगाते हैं, ठीक है। अंडरस्कोर का मतलब है इंफेसाइज करना, स्ट्रेस करना, अंडरलाइन करना। कहने का मतलब किसी चीज पर जोर देना। तो ये सब्जेक्ट हो गया। आरबीआई का जो लेटेस्ट पॉलिसी स्टेटमेंट है क्या करता है? वो अंडरस्कोर करता है, वो जोर देता है किस बात पर? द डिमिनिशिंग ऑप्शंस, उन ऑप्शंस पर जो घटते हुए ऑप्शंस हैं, है ना। और ऑप्शंस कौन से? जो अवेलेबल है टू इट, इसको जो अवेलेबल करवाए गए हैं। टू एड्रेस द इकोनॉमिक फॉल आउट, किस लिए? एड्रेस का मतलब किसी चीज़ को सॉर्ट आउट करना, कोई प्रॉब्लम अगर दे रखे उसको सॉर्ट आउट करना। द इकोनॉमिक फॉल आउट, फॉल आउट का मतलब होता है परिणाम, कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट, रिपरकशन। यहाँ पे खास करके इस फॉल आउट का मतलब दुष्परिणाम है। फ्रॉम द कोविड-19 पेंडेमिक, किस से? कोविड-19 वैश्विक महामारी से। तो यहाँ तक एक सेंटेंस आपका कंप्लीट होता है। इसमें आपको सब्जेक्ट दे रखा है पॉलिसी स्टेटमेंट, इसकी वर्ब दे रखी है अंडरस्कोर्स, ठीक है। और वर्ड दो देखने लायक है, एक अंडरस्कोर है, एक फॉल आउट है। फॉल आउट का मतलब कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट या रिपरकशन है। अंडरस्कोर का मतलब इंफेसाइज, स्ट्रेस या अंडरलाइन है, मतलब जोर देना है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। तो आरबीआई का जो लेटेस्ट पॉलिसी स्टेटमेंट है वो जोर देता है किस बात पर? घटते हुए ऑप्शंस पर, जो कि इसके पास अवेलेबल है। आरबीआई के पास जो भी ऑप्शंस, घटते हुए ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उन पर ये पॉलिसी स्टेटमेंट जोर देता है। टू एड्रेस द इकोनॉमिक फॉल आउट फ्रॉम द कोविड-19 पेंडेमिक। और घटते हुए ऑप्शन किस कारण से, मतलब किसके विकल्प की बात कर रहा है? तो ये वो विकल्प हैं जो आर्थिक दुष्परिणाम यहाँ पे देखने को आए हैं कोविड-19 पेंडेमिक के कारण, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए जो विकल्प है वो बहुत कम है। ये बताता है पॉलिसी स्टेटमेंट आरबीआई का। आगे है द बैंक्स मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को एमपीसी भी बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट में बोलेंगे एमपीसी। तो द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो बैंक की जो एमपीसी कमेटी है, लेफ्ट बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स। बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट का मतलब, बेंचमार्क का मतलब वैसे स्टैंडर्ड होता है। तो ऐसी बैंक रेट जिसके अगेंस्ट और जो रेट्स होती हैं वो चेंज होती रहती हैं, उसे कहते हैं बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, ठीक है। वो इंटरेस्ट रेट जिसके आधार पर और रेट्स को तय किया जाता है उसे कहते हैं बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, ठीक। तो बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को लेफ्ट अनचेंज्ड बिल्कुल छोड़ दिया है। कैसा? अपरिवर्तित, कोई बदलाव नहीं किया है। फॉर अ 6th स्ट्रेट मीटिंग,
मतलब लगातार छठी मीटिंग ये थी, लेकिन इसमें बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज नहीं किया। एंड रीइटरेटेड, रीइटरेट का मतलब होता है रिपीट करना, दोहराना, से अगेन, और एक बार फिर से कह दिया है। क्या कह दिया है? दैट इट वुड कीप इट्स पॉलिसी स्टांस अकोमोडेटिव। इट यहाँ पे आरबीआई के लिए आ रहा है, इस कमेटी के लिए आ रहा है कि आरबीआई जो है वो अपना जो पॉलिसी स्टांस है, स्टांस का मतलब क्या होता है? एटीट्यूड, आउटलुक, नजरिया। तो जो हमारा एक तरीका है पॉलिसी को बनाने का, वो हम अकोमोडेटिव ही रखेंगे। अकोमोडेटिव जहाँ पे स्टांस की बात आती है, इसका मतलब है जो भी आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना। ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसा समझिए कि इंटरेस्ट रेट को कम रखना, ताकि इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी जो है वो एनकरेज हो सके, इकोनॉमी में बूस्ट आ सके, उसको एक फिलिप मिल सके। इसलिए एक इंटरेस्ट रेट को कम रखने को बोलते हैं अकोमोडेटिव स्टांस अपनाना। ठीक है, तो ये जो है अपनी पॉलिसी स्टांस को अकोमोडेटिव रखेगा। कब तक? एज लॉन्ग एज नेसेसरी, जब तक जरूरत हो। टू रिवाइव, रिवाइव का मतलब क्या है? रिवाइव का मतलब होता है रीस्टोर करना, रिवाइटलाइज करना, मतलब फिर से सक्रियता बनाना। रिससिटेट भी एक वर्ड होता है, रिससिटेट, पुनः सक्रिय करना। ठीक है, रिवाइटलाइज कर सकते हो, रिवाइटलाइज। एंड सस्टेन ग्रोथ, सस्टेन का मतलब है मेंटेन, बनाए रखना, और ग्रोथ को बनाए रखने के लिए ऑन अ ड्यूरेबल बेसिस का मतलब एक ऐसे आधार पर जो ड्यूरेबल हो, मतलब टिकाऊ आधार पर। ड्यूरेबल एडजेक्टिव है, बेसिस नाउन है। तो यहां तक जो दूसरा सेंटेंस अब कंप्लीट होता है, इसमें द बैंक्स मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, ये जो एमपीसी है बैंक की, ये हो गया सब्जेक्ट, इसकी वर्ब होगी लेफ्ट। अनचेंज्ड यहां पे इसका एडजेक्टिव है। फिर इट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब वुड कीप है। ठीक है, दो सब्जेक्ट हो गए, मतलब दो क्लोज हैं। जितने सब्जेक्ट और वर्ब है उतने क्लोज होते हैं सेंटेंस में, ध्यान रखें। रीइटरेट का मतलब रिपीट करना है, से अगेन। सस्टेन का मतलब मेंटेन करना, दोनों ही वर्ब्स हैं। अब समझना, बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा लगातार छठी मीटिंग में, और क्या किया? और दोहराया। अब देखिए, एंड के पहले हमने देखा कि यहाँ पे अनचेंज्ड, ये जो लेफ्ट है वो सेकंड फॉर्म है। तो जब लेफ्ट सेकंड फॉर्म है तो यहाँ भी रीइटरेट सेकंड फॉर्म, क्योंकि एंड जो है वो अपने दोनों तरफ सेम चीज़ों को लेता है। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म है। तो इसने ये भी दोहराया कि इट वुड कीप। अब ये वुड इसलिए लगा रखा है क्योंकि पास्ट में चला गया। जब मैन क्लोज पास्ट में चला जाएगा तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी पास्ट में लेके जाना पड़ेगा। तो ये जो है अपनी पॉलिसी स्टांस को अकोमोडेटिव रखेगा। कब तक रखेगा बैंक अकोमोडेटिव स्टांस? जब तक जरूरी हो। किस लिए? ग्रोथ को बनाए रखने के लिए, ग्रोथ को रिवाइव करने के लिए, पुनः सक्रिय करने के लिए। ठीक है, किस बेसिस पर? ड्यूरेबल बेसिस, टिकाऊ बेसिस पर, मतलब लंबे समय तक बना रहे ऐसा ही, इस बेसिस पर। ठीक है, तो ये आपका एक पूरा स्लाइड में हमने डिस्कस कर लिया। अगला देखिए, सिंस इट्स मे 2020 डिसीजन, तो जब से इसका मई 2020 का डिसीजन आया है, सिंस तब लगाते हैं मतलब फ्रॉम, उस पॉइंट से। तो कब से? ये जो इसका मई 2020 का डिसीजन था ना, किस चीज का डिसीजन था? टू कट, कटौती करने का। क्या? ब्याज दरों को। और कितनी कटौती? 40 बेसिस पॉइंट्स की। टेकिंग द कम्युलेटिव रिडक्शन, और 40 बेसिस पॉइंट की कमी करने से क्या हो गया? कम्युलेटिव रिडक्शन जो है, रिडक्शन का मतलब कटौती होता है। ठीक है, और कम्युलेटिव का मतलब टोटल होता है। कम्युलेटिव का मतलब नोट कर लें, कम्युलेटिव का मतलब होता है कंपाउंड, कंबाइंड कह दो, कुल मिलाकर, या कंपोजिट कह दो, टोटल कह दो, कुल मिलाकर। तो कुल मिलाकर जो कटौती है उसको ये ले गया इन बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट मतलब उधार लेने वाली जो कीमत है, उधार लेने वाले पे जो ब्याज लगता है वो। बोरो मतलब उधार लेना, इसका ऑपोजिट होता है लैंड, उधार देना। इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ का मतलब फॉलोइंग, या किसके चलते, के परिणाम स्वरूप, है ना, लिख लो। इन द वेक ऑफ का मतलब होता है फॉलोइंग, या फिर एज अ रिजल्ट ऑफ, के परिणाम स्वरूप, एज अ रिजल्ट ऑफ। ठीक है, ऑनसेट का मतलब होता है बिगिनिंग, बिगिनिंग या स्टार्ट, शुरुआत। बिगिनिंग कह सकते हो, स्टार्ट कह सकते हो, शुरुआत। और ये जो फाउंड इटसेल्फ इन अ बाइंड, ये इन अ बाइंड जो एक फ्रेज है, इसका मतलब है मुश्किल में होना, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। जब सारे वर्ड्स मीनिंग हमने जान लिए तो आपको अब ट्रांसलेशन करने में आसानी होगी। तो जब से ये मई 2020 का डिसीजन इसने लिया था इंटरेस्ट रेट में कटौती करने का 40 बेसिस पॉइंट तक, और ये करते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, है ना, एक तो यहाँ पे डिसीजन लिया, दूसरा यहाँ पे ऐसा करते हुए लिया। तो यहाँ पे टोटल जो कटौती है बोरोइंग कॉस्ट में, वो ले जाते हुए, कहाँ तक ले जाते हुए? तो इसको सीधा पढ़ लो, यहाँ तक 115 बेसिस पॉइंट तक ले गया।
ठीक है। बीच में क्या है, इन द वेक ऑफ द पेंडेमिक्स ऑनसेट। ऐसा क्यों हुआ, ये पेंडेमिक के प्रारंभ होने के कारण हुआ, कोरोना आ गया था इस कारण से हुआ। द एमपीसी हैज फाउंड इटसेल्फ इन अ बाइंड, तो इस चीज के बाद से एमपीसी ने अपने आप को मुश्किल में पाया है। समझ में आ रही बात। तो 2020 का जो डिसीजन था एमपीसी का, जिसमें इंटरेस्ट रेट में कटौती की गई थी, कहां तक कटौती, तो बाई का मतलब वहां पे तक के अर्थ में आ रहा है। कहां तक कटौती, तो अप टू के अर्थ में आ रहा है, 40 बेसिस पॉइंट्स तक, ठीक है। इस प्रकार से टोटल जो रिडक्शन है बोरोइंग कॉस्ट में वो कहां तक चला गया, 115 बेसिस पॉइंट्स तक। क्यों किया ये पेंडेमिक के प्रारंभ होने के कारण ऐसा हुआ। ये एमपीसी ने इस प्रकार से जब से ये डिसीजन लिया तब से लेकर अब तक एमपीसी ने अपने आप को मुश्किल हालातों में पाया है। चूंकि एमपीसी यहां पे सिंगुलर है, इस कारण से इटसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया गया है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझते होंगे आप, जो भी सब्जेक्ट है उसके अंदर सेल्फ लगाना, मतलब उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेल्फ लगकर बनता है, ठीक है भाई। आगे देखो, वाइल द फर्स्ट लॉकडाउन कंस्ट्रिक्टेड, कंस्ट्रिक्ट का मतलब होता है नियंत्रण, मतलब सीमित कर देना, रेस्ट्रिक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, लिमिट, इनहिबिट, रोक देना, सीमित कर देना, इसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्टेड। तो वाइल द फर्स्ट लॉकडाउन कॉन्स्ट्रिक्टेड सप्लाई एंड डिमांड फॉर मच ऑफ Q1 ऑफ द लास्ट फिस्कल, तो यद्यपि, या एक तरफ यूं कहें, वाइल कंजंक्शन है कि पहला जो लॉकडाउन था ना, उसने सप्लाई और डिमांड, दो ही क्षेत्र होते हैं भाई इकोनॉमी के, एक मांग और एक पूर्ति, तो ये सप्लाई और डिमांड वाला क्षेत्र है, उसको सीमित कर दिया, ठीक है। फॉर मच ऑफ Q1 ऑफ द लास्ट फिस्कल, फिस्कल का मतलब वित्त वर्ष, लास्ट पिछला, तो पिछले वित्त वर्ष का जो अधिकांश क्वार्टर फर्स्ट था, क्वार्टर फर्स्ट कौन सा होता भाई, अप्रैल मई जून वाला, तो पिछले वित्त वर्ष का अप्रैल मई जून वाला जो टाइम था ना, उसको इसने पहले लॉकडाउन ने कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, लिमिट कर दिया, है ना, मतलब बाधा पहुंचा दी इसमें, पुशिंग द इकोनॉमी इनटू अ रिकॉर्ड 24.4% कॉन्ट्रैक्शन। और ऐसा करते हुए कर दिया, तो पुशिंग यहां प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, क्या करते हुए कर दिया, इकोनॉमी को रिकॉर्ड स्तर पे 24.4% का संकुचन पहुंचाते हुए, मतलब सिकुड़ गई अर्थव्यवस्था। ये जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कॉन्ट्रैक्ट से बनता है, संकुचन को बोलते हैं, श्रिंकेज को बोलते हैं, ठीक है। तो इस पर पुशिंग मतलब पुश करते हुए, धकेलते हुए अर्थव्यवस्था को, किसमें धकेलते हुए, रिकॉर्ड स्तर पे 24.4% का कॉन्ट्रैक्शन हुआ ड्यूरिंग अप्रैल टू जून, ये पहला क्वार्टर हो गया, Q1 की बात कर रहे हैं, एंड कोजिंग फुल ईयर जीडीपी। और यहां पे एक काम और हुआ कि जो पूरे साल का जीडीपी है उसको इसने श्रिंक कर दिया, कहां तक, 7.3% तक। समझ में आ रही बात, श्रिंक का मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना। द सेकेंड वेव हैज क्रस्ट, अब ये देखो यहां तक एक पूरा क्लोज कंप्लीट, फिर भी जो दूसरी वेव है, दूसरी लहर है, एक तरफ तो ये कर दिया, अब दूसरी लहर ने क्या किया, इसने क्रश का मतलब वैसे तो कुचलना होता है, ठीक है, तो इसने खत्म कर दिया ऑल राउंड डिमांड, मतलब सभी तरफ की डिमांड को, और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, और कंज्यूमर के विश्वास को, उपभोक्ता के विश्वास, उपभोक्ता मतलब हम सब लोग जो खरीदारी करते हैं, जो मतलब डिमांड रखते हैं मार्केट से, वो कंज्यूमर। तो यद्यपि मतलब एक तरफ तो क्या हुआ, पहला जो लॉकडाउन था उसने जो क्वार्टर फर्स्ट था अप्रैल में जून का पीरियड, उसमें पूरे के अंदर सप्लाई और डिमांड को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया और इकोनॉमी को पुश कर दिया, कितने पे, 24.4% कॉन्ट्रैक्शन पे, है ना, और पूरे साल के जीडीपी है उसको कहां तक श्रिंक कर दिया, 7.3% तक। जबकि दूसरी लहर ने क्या किया, सभी तरफ की डिमांड और जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस उसको क्रश कर दिया, कुचल दिया। तो आप देखिए फर्स्ट लॉकडाउन सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब कॉन्स्ट्रिक्ट है, कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब ये है, और सेकंड वेव सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हैज क्रस्ट है। हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, पता होगा आपको। आगे आ जाइए। अब देखो इकोनॉमी वाले आर्टिकल भी आपको आसान लगने लग गए होंगे, क्योंकि बार बार में वही चीज़ें रिपीट होती हैं। एमपीसी क्या है, जो शुरुआत आपने की होगी इकोनॉमी आर्टिकल पढ़ने की, तो उसमें पता नहीं होगा एमपीसी क्या होती है, इन्फ्लेशन क्या होता है ना, क्वार्टर केस को बोलते हैं। लेकिन अभी आपको ये चीज़ें रिपीट मिल रही हैं, इस कारण से आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। तो यही चीज़ें होती हैं, यही मैं हमेशा एम्फसाइज करता हूँ कि रिवीजन जो होता है ना, वही की है कि आपको सब कुछ समझ में आएगा। एवरीथिंग विल बी एलुसिडेट फॉर यू इफ़ यू रिवाइज थिंग्स, है ना। तो रिवीजन कंटिन्यू करें। द आरबीआईज मे राउंड ऑफ द कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, तो देखो आरबीआई का मई राउंड का मतलब मई के महीने का एक जो दौर आया, किसका, राउंड का मतलब ये चरण है, दौर है, फेज है, किसका, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, कि मई के महीने में आरबीआई ने क्या किया कि उसके कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस सर्वे किया कि कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस किस स्तर पर है, शोज ये दिखाता है ना, क्या दिखाता है, द करंट सिचुएशन इंडेक्स, कि वर्तमान में स्थिति का जो सूचकांक है, इंडेक्स सूचकांक, सिचुएशन स्थिति, करंट वर्तमान, तो करंट सिचुएशन इंडेक्स जो है एट एन ऑल टाइम लो, न्यू ऑल टाइम लो, मतलब एक नया स्तर इसने छुआ है, और मतलब अभी तक का सबसे निचले स्तर पर चला गया। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सबसे निचले स्तर पर चला गया, कैसे, विथ 75% ऑफ द हाउस होल्ड परसीविंग। परसीव क्या होता है, देखो परसीव का मतलब होता है नोटिस करना, ऑब्जर्व करना, कंसीडर करना,
है ना, सोचना, विचारना, नोटिस कर लेना, ये सब। तो इसमें जो 75% हाउस होल्ड, मतलब 100 में से 75 जो हाउस होल्ड्स हैं, घर हैं, परसीविंग द इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट सिचुएशंस, ये जो आर्थिक या रोजगार की स्थितियां हैं उसको ले रहे हैं, उसको परसीव कर रहे हैं। किस रूप में ले रहे हैं? एज हैविंग वर्सेंड फर्दर, कि इस रूप में ले रहे हैं कि हैविंग वर्सेंड फर्दर की आगे भी ऐसे, मतलब क्या होगी? वर्सन होगी। हैविंग वर्सेंड का मतलब क्या होता है? हैविंग वर्सेंड, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब होगा कि ऐसा होने के बाद। एंड द फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, और भविष्य की जो आशाएं हैं, इंडेक्स रिफ्लेक्टिंग ओवरऑल पेसिमिज्म, तो ये जो इंडेक्स है ये फ्यूचर की आशाओं को कैसा दिखा रही है? रिफ्लेक्टिंग का मतलब होता है शो करना, रिफ्लेक्ट का मतलब शो करना। क्या दिखा रही है? ऑल टाइम ओवरऑल पेसिमिज्म, मतलब कुल मिला के निराशावाद दिखा रही है। पेसिमिज्म जो है ऑप्टिमिज्म का ऑपोजिट है। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावाद, और पेसिमिज्म इसका ऑपोजिट है, इसका मतलब होता है निराशावाद। तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, ठीक है भाई। तो यहां तक फिर से देखिए, तो आरबीआई का जो मई के महीने का जो फेज है जिसमें इसने सर्वे किया कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का, वो दिखाता है कि करंट सिचुएशन इंडेक्स जो है वो एक न्यू ऑल टाइम लो स्तर पर पहुंच गई है, और इसमें 75% जो हाउस होल्ड्स है वो ये मानते हैं कि इकोनॉमिक और जो एम्प्लॉयमेंट सिचुएशंस हैं वो आगे चल के और भी क्या होंगी? खराब होने वाली है। वर्सन का मतलब और ज़्यादा बदतर होना, ठीक है। अब यहाँ पे आगे कह रहा है कि भाई एंड द फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, और भविष्य की जो आशाएं हैं, इंडेक्स रिफ्लेक्टिंग फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स, मतलब वो सूचकांक जो भविष्य में दिखाएगा क्या चीज़ें चलेंगी, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो दिखा रहा है। ओवरऑल पेसिमिज्म, निराशावाद है, वहाँ पे भी कुछ भी अच्छा नहीं है कहने का मतलब। तो आरबीआई मे राउंड इसकी वर्ब शोज है, बाकी परसीव का मतलब मैंने लिख दिया है, बाकी कुछ खास नहीं था। आगे देखें, इट इज़ हार्ड टू सी, ये मुश्किल है देख पाना, हार्ड मतलब मुश्किल, इट इज़ हार्ड टू सी, ये मुश्किल है देख पाना। द मेयर अवेलेबिलिटी, मेयर का मतलब होता है ओनली, मेयर का मतलब क्या होता है? ओनली। तो ये मुश्किल है देख पाना क्या? द मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ लो कॉस्ट क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब जहां भी है इसका लोन मान लो, उधार, ठीक है। लो कॉस्ट का मतलब कम ब्याज पे उधार, समझ में आ रही बात? तो बड़ा मुश्किल है ये देख पाना कि केवल उपलब्धता किसकी, कि आप लोन दे रहे हो और कम ब्याज दर पे लोन दे रहे हो। हेल्पिंग रिवाइव, अब हेल्प के साथ में V0 लगता है सीधा, हेल्प के बाद में 2 + V0 भी लगता है ना। विद हेल्प वी हैव गॉट टू ऑप्शंस, इधर V0 मींस बेयर इन्फिनिटिव और इन्फिनिटी मींस 2 + V0 कैन बी यूज्ड। सो हेल्प के साथ V0 है, अब 2 रिवाइव करोगे तो भी गलत नहीं होता। तो ये मुश्किल है देख पाना कि केवल आप लो कॉस्ट पे लोन दे रहे हो। हेल्पिंग रिवाइव किसके लिए? ताकि आप रिवाइव करना, रिवाइव का बताया था मैंने, रिस्टोर करना, रिवाइटलाइज करना, रिससिटेट करना, ताकि पुनः सक्रिय करना चाहते हो। द ऑल इंपॉर्टेंट कंजम्पशन डिमांड, किस लिए? कि आप जो ऑल इंपॉर्टेंट, सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण कंजम्पशन डिमांड है, उपभोग की जो डिमांड है वो मतलब बढ़े, वो रिवाइव हो, इसके लिए। तो ये मुश्किल है ऐसा देख रहा है, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है। कहने का मतलब आप जो केवल यहाँ पे मेयर अवेलेबिलिटी जो है कम ब्याज दर पे लोन देने की, आप ये चाह रहे हो कम ब्याज पे लोन देकर कि जो इकोनॉमी है वो बूस्ट हो, कंजम्पशन डिमांड जो है वो रिवाइव हो, लेकिन ये मुश्किल दिख रहा है, समझ रहे हो। इट के साथ में वर्ब इज है, हार्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, इट सब्जेक्ट हो गया, इज लिंकिंग वर्ब होगी, हार्ड यहाँ पे एडजेक्टिव, क्योंकि हालांकि हार्ड एडवर्ब भी होता है, लेकिन ये एडवर्ब इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सब्जेक्ट जो सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट पार्ट होता है वो नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव ही होता है, वो कभी भी एडवर्ब नहीं होता है। आगे देखें, द एमपीसी एक्नॉलेज्ड, एक्नॉलेज का मतलब होता है एडमिट करना, कन्फेस करना, स्वीकारना। तो एमपीसी ने स्वीकार किया द ब्लीक आउटलुक, ब्लीक का मतलब जो पेसिमिस्टिक है, जो निराशावादितापूर्ण है, पेसिमिस्टिक, डिसअपॉइंटेड, ये सब। आउटलुक का मतलब नजरिया, स्टैंड पॉइंट, व्यू पॉइंट, है ना, एटीट्यूड। तो कह रहा है कि एमपीसी ने स्वीकार किया कि जो ब्लीक आउटलुक है, जो निराशावादितापूर्ण नजरिया है, व्हेन इट स्लैश्ड, स्लैश का मतलब कटौती करना है, कट, रिड्यूस, डिक्रीज, जब इसने, किसने, आरबीआई एमपीसी के लिए आ रहा है इट, जब इसने स्लैश किया था इट्स प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब गैस, अनुमान, जब इसने अपने अनुमान में कटौती की थी फॉर Q1 ग्रोथ, मतलब क्वार्टर फर्स्ट की ग्रोथ को, बाई एज मच एज 770 बेसिस पॉइंट्स, और कितना कटौती कर दी थी? इतना। देखो एज मच एज मैनी एज, क्या फर्क पड़ता कि हम एज मच एज ना लगा के के सीधा लगा देते, यही 770, क्या फर्क पड़ रहा था? लेकिन इसलिए लगाया क्योंकि एज मच एज या एज मैनी एज जो है वो इम्फेसाइज करते हैं, जोड़ देते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी मात्रा में। अब आप ये पूछिए कि 770 बेसिस पॉइंट्स हैं, इसको मच क्यों लिया? क्योंकि ये जो बेसिस पॉइंट्स है परसेंटेज में जाएंगे, इसलिए इसको मच में लिया है, वरना काउंटेबल अगर होता तो मैनी में लेते इसको, ठीक है। और ये कहां तक पहुंच गया? 18.5% तक। कहां से?
26.2% से। इट हैड फोरकास्ट, इट फिर से एमपीसी के लिए है जो इसने फोरकास्ट किया था जस्ट ऑन अप्रैल 7, कब, 7 अप्रैल की तो बात थी। तो यहां तक के जो पार्ट है इसमें 3 सब्जेक्ट हैं। द एमपीसी सब्जेक्ट एक्नॉलेज्ड वर्ब, इट सब्जेक्ट स्लैश्ड वर्ब, इट सब्जेक्ट हेड फोरकास्ट वर्ब। एक काम की बात ये थी कि फोरकास्ट जो दे रखा है आपको, ये मैं काफी बार बता चुका हूं, वैसे पता भी होगा आपको। फोरकास्ट, टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ठीक है, इसके अलावा केवल कास्ट कर दें आप। ये जहां भी कास्ट लगेगा, वेरेवर यू सी कास्ट, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो सेम होती हैं, वो कास्ट 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 ही चलता है। ये फोरकास्टेड मत करना, टेलीकास्टेड मत करना, ब्रॉडकास्टेड मत करना, कास्टेड मत करना, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्म सेम होती है। फिर समझना कि एमपीसी ने स्वीकार किया कि हमारा जो आउटलुक है, हमारा जो व्यू पॉइंट, हमारा जो नजरिया है वो कैसा रहा, बिल्कुल निराशाजनक रहा, बिल्कुल निराशावादितापूर्ण रहा। कब, जब एमपीसी ने अपना जो अनुमान था Q1 ग्रोथ का, वो पहले तो लगाया था अप्रैल 7 को तो 26.2, लेकिन अब निराश होकर इसने कितना कर दिया, 770 बेसिस पॉइंट्स की कमी कर दी। 770 बेसिस पॉइंट का मतलब 7.7% की कमी कर दी। अब 7.7 इसमें माइनस कर लेना आप, है ना, वो आ जाएगा 18.5%। बात समझ में आ रही है? इतनी कटौती किसमें कर दी। आगे देखो, बैंकिंग मोर ऑन, बैंक ऑन, इसका मतलब होता है डिपेंड ऑन, लिख लेना। बैंक ऑन जो है, निर्भर होने वाले जो भी वर्ड्स होते हैं उन सब में ऑन लगता है, चाहे बैंक ऑन हो, चाहे डिपेंड ऑन हो, चाहे रिलाई ऑन हो, चाहे रेस्ट ऑन हो या हिंज ऑन हो, ठीक है, निर्भर होने वाले सभी वर्ड्स के साथ में ऑन लग जाता है। तो बैंकिंग मोर अपॉन, मोर ऑन ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म क्या होता है? पैसिमिज्म का ऑपोजिट, आशावाद। तो देखो, आधारित होना, निर्भर होना, किस पर? ज्यादा निर्भर होना आशावादिता पर। देन हार्ड डेटा, हार्ड मतलब जो सच्चाई है, जो सच्चे आंकड़े हैं वो, है ना। फिर आप आंकड़े नहीं देख रहे हो, आंकड़े बता रहे हैं ग्रोथ नहीं होगी, फिर भी आप क्या कर रहे हो, आशावादितापूर्ण तरीका है आपका, आप एक ऑप्टिमिज्म दिखा रहे हो कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। आंकड़े क्या दिखा रहे हैं? तो आंकड़ों पर आधारित होने की बजाय आधारित किस पर होना? ऑप्टिमिज्म पर। द पैनल बम्प्ड अप, तो ऐसा करते हुए बैंकिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो ऑप्टिमिज्म पर हार्ड डेटा की बजाय ज्यादा आधारित होते हुए पैनल ने बम्प अप किया। बम्प अप का मतलब इंक्रीज करना, इंक्रीज या रेज, बढ़ाना। तो पैनल ने बढ़ाया इट्स ग्रोथ एस्टिमेट्स, क्या? अपने ग्रोथ एस्टिमेट्स को, अपने वृद्धि के पूर्वानुमान को, फॉर द सेकेंड हाफ, मतलब अगले जो सेकेंड हाफ है। सेकेंड हाफ का मतलब क्या हो गया? जैसे अप्रैल से लेकर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये फर्स्ट हाफ हो गया फिस्कल ईयर का। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये दूसरा हाफ हो गया। तो इसकी बात कर रहा है, अक्टूबर से लेकर और मार्च तक का टाइम बता रहा है। तो पैनल ने इंक्रीज कर दिया अपने ग्रोथ एस्टिमेट्स को दूसरे हाफ के लिए, रिजल्टिंग इन, इसका परिणाम क्या निकला? रिजल्ट इन का मतलब लीड टू, परिणाम निकलना। इसका परिणाम यह निकला कि ओवरऑल कट ऑफ ओनली 1 परसेंटेज पॉइंट, कि इसने क्या किया, ओवरऑल 1% पॉइंट की, यहां तो 7% कर दिया, 7.7% कम, और यहां पे देखो कुछ भी कम नहीं किया, केवल 1 परसेंटेज पॉइंट को कम किया टू इट्स फुल ईयर ग्रोथ फोरकास्ट। जो पूरे साल का इसका वृद्धि का अनुमान था उसको 1 परसेंटेज पॉइंट कम किया और 9.5% पे रखा। समझ में आ रही बात? तो अब आशावाद पर डिपेंड करते हुए हार्ड डेटा की बजाय पैनल ने बम्प अप किया, पैनल सब्जेक्ट, बम्प अप जिसकी वर्ब है, अपने ग्रोथ एस्टिमेट्स को, किसके लिए? दूसरे हाफ के लिए, अक्टूबर से लेकर मार्च तक के टाइम के लिए। इसका परिणाम ये निकला कि कुल मिलाकर 1 परसेंटेज पॉइंट की ही कटौती की पूरे साल के अनुमान में और 9.5% इसको रख दिया। आगे देखो, फॉर दिस, इसके लिए, इट हैज अज्यूम्ड रूरल डिमांड, इसने अज्यूम किया, अज्यूम का मतलब गैस करना, अनुमान लगाना। तो इसके लिए इसने अनुमान लगाया। अब यहां पे दैट होना चाहिए था, मत लगाओ, कोई समस्या नहीं, नहीं लगाओगे तो भी अंडरस्टूड है कि रूरल डिमांड विल रिमेन बॉइंट। बॉइंट का मतलब क्या है? बूमिंग, स्ट्रॉन्ग, की मतलब मजबूत रहेगी रूरल डिमांड, ठीक है, वो मतलब बढ़ेगी। तो ग्रामीण जो डिमांड है वो ऐसा रहेगी, बॉइंट रहेगी, ऑन द बैक ऑफ, मतलब इस आधार पर। ऑन द बैक ऑफ का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ, लिख लेना चाहिए आप। ये बैक का मतलब वैसे पीठ होती है, पीठ एक आधार होता है, इसी के कारण हम सीधा खड़ा हो पाते हैं, इसी से आप याद रखें। ऑन द बैक ऑफ का मतलब होता है ऑन द बेसिस ऑफ, के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ। तो इसके लिए इसने अनुमान लगाया कि जो ग्रामीण डिमांड है वो रहेगी बॉइंट, वो रहेगी कैसी? स्ट्रॉन्ग। किस आधार पर? एन एक्सपेक्टेड नॉर्मल मानसून, कि अभी आशा लगा रखी है हमने, एक्सपेक्टेड है कि नॉर्मल मानसून रहेगा। नॉर्मल मानसून में मानसून नाउन है, नॉर्मल एडजेक्टिव है, एक्सपेक्टेड भी एडजेक्टिव, और एक्सपेक्टेड जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है।
ऐसा अनुमान है कि सामान्य मानसून रहेगा। इस आधार पर ऐसा इसने अनुमान लगाया कि भी रूरल डिमांड जो है वो हाई रहेगी, स्ट्रांग रहेगी। वाइल नोटिंग, ये नोट करते हुए, वाइल के साथ जब वर्ब लगाओगे तो आईएनजी लगेगी, ये नोट करते हुए दैट वाइड स्प्रेड इन्फेक्शंस, वाइड मतलब सर्वव्यापक या बहुत बड़े स्तर पर फैला हुआ, एक्सटेंसिव इन्फेक्शन संक्रमण इन रूरल एरियाज, ये नोट करते हुए कि बड़े स्तर पर जो इन्फेक्शन है रूरल एरियाज में, विच लाइकली लेड, ये विच किसके लिए आ रहा है, इस इन्फेक्शंस के लिए आ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये जो इन्फेक्शंस है लाइकली, संभवतया, लाइकली मतलब पॉसिबली, लेड टू, लीड टू की सेकेंड फॉर्म है परिणाम निकलना, इसका परिणाम क्या होगा, अ सिक्वेंशियल डिक्लाइन, सिक्वेंशियल मतलब क्रमबद्ध तरीके से एक के बाद एक ऐसे, डिक्लाइन का मतलब गिरावट आएगी, इन ट्रैक्टर एंड टू व्हीलर सेल्स, किसमें, ट्रैक्टर और टू व्हीलर की बिक्री में अप्रैल के मंथ में, कुड अंडरमाइन फ्यूचर डिमांड, तो ये जो है ये भविष्य के जो डिमांड की जो बात है ना उसको कमजोर कर सकता है। अंडरमाइन का मतलब वीकन या इरोड, कमजोर कर देना, वीकन या इरोड, कमजोर कर देना, फिर समझना। तो इसके लिए इसने अनुमान लगाया है कि रूरल डिमांड जो है वो बायंट रहेगी, किस आधार पर, एक्सपेक्टेड नॉर्मल मानसून के आधार पर, जबकि ये भी नोट किया है कि बड़े स्तर पर जो इन्फेक्शन रूरल एरियाज में, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण अप्रैल के मंथ में डिक्लाइन देखने को मिलेगा ट्रैक्टर और टू व्हीलर्स की सेल्स में। तो ये जो वाइड स्प्रेड इन्फेक्शंस है ना रूरल एरियाज में, ये हो सकता है कि भविष्य के डिमांड को कमजोर कर दे। ठीक है, कुड यहाँ पे पॉसिबिलिटी बता रहा है, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी के लिए कुड लगा सकते हैं, समझ रहे हो। आगे देखिए, द अदर फैक्टर द आरबीआई इज बैंकिंग ऑन, बैंक ऑन का निर्भर होना होता है, बताया था। एक और जो फैक्टर है, अब देखो अदर के बाद वैसे हम नाउन कैसे लगाते हैं, प्लूरल, यहाँ पे सिंगुलर क्यों है, क्योंकि ये द्वय लगा रखा है, ये स्पेसिफिक कर रहा है, एक ही और जो है उसी की बात कर रहा है। तो एक और जो फैक्टर है आरबीआई का, वो क्या है, वो है निर्भर होना, किस पर, टू प्रोवाइड अ डैश टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब देखो पहले तो इनके वर्ड्स की मीनिंग देख लो। एक्सिलरेटेड का मतलब त्वरित, जो काफी तेज गति से हो रहा है। स्पिगट जो वर्ड है इसका मतलब रेगुलेटर होता है, वैसे ये नियंत्रक का काम करता है। एक्चुअल में स्पिगट जो होता है वो लिक्विड के फ्लो को कंट्रोल, जैसे नल होती है, नल क्या करती है कि आप उससे पानी का प्रेशर जो है, बहाव जो है वो कम हो ज्यादा हो डिपेंड करता है, उससे आप रेगुलेट कर, नियंत्रित कर सकते हो, उसको बोलते हैं स्पिगट। फिलिप जो शब्द है इसका मतलब होता है बूस्ट, फिलिप का मतलब होता है बूस्ट, है ना, मतलब बूस्ट का मतलब बढ़ोतरी को बोल सकते हैं। अब देखें यहाँ एक्सिलरेटेड तो आएगा नहीं क्योंकि ए लगा रखा है, और एक्सिलरेटेड में तो ए लगा रखा है तो वाउल साउंड है वैसे भी, और वैसे भी एडजेक्टिव नाउन चाहिए आपको। अब स्पीकट या फिलिप कोई सा आना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में आप देखो इज एन डैश पेस, पेस नाउन है तो यहां पे आ जाएगा एक्सिलरेटेड, तो एक काम तो हमने कर लिया कि एक्सिलरेटेड तो यहां आएगा। कैसे लगाया, एन डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर दो वर्ड्स हैं, ये एडजेक्टिव होगा, ये नाउन होगा, तो एडजेक्टिव ये है ना। यहां और देख लो ये दो बचे हुए हैं, इन दोनों में से लगाना है, देखते हैं एक बार। जो एक और फैक्टर है एक और जो फैक्टर है द आरबीआई इज बैंकिंग ऑन, जिस पर आरबीआई निर्भर है, आरबीआई की वर्ब है वो इज है, ठीक है। टू प्रोवाइड अ डैश टू इकोनॉमिक एक्टिविटी, किस लिए, आर्थिक क्रियाओं को प्रदान करने के लिए। क्या प्रदान कर सकते हो भी आप, आर्थिक क्रियाओं को बूस्ट देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए, या फिर नियंत्रक देने के लिए, तो यहां पे सही बैठेगा फिलिप। तो एक और जो फैक्टर है आरबीआई के लिए जिस पर आरबीआई निर्भर है, किस लिए, ताकि आर्थिक क्रियाओं को प्रेरित कर सकें, आप उसको क्या कर सको, फिलिप कर सको। टू इकोनॉमिक एक्टिविटी, इज एन वो क्या है, वो है एक एक्सिलरेटेड पेस, ऐसी गति जो काफी त्वरित गति है, और वैक्सीनेशंस टीकाकरण की, कि टीकाकरण तेज गति से हो जाए तो आर्थिक क्रिया भी बूस्ट कर जाए, ऐसा है। ओवर विच, जिस पर, इट हैज वर्चुअली नो कंट्रोल, जिस पर इसका कोई कंट्रोल नहीं है। किसका कंट्रोल नहीं है, आरबीआई का कंट्रोल थोड़ी ना, ये सरकार करवाएगी टीकाकरण, तो वर्चुअली का मतलब है ऑलमोस्ट, लगभग, तो इस पर लगभग इसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो कह रहा है एक और जो फैक्टर है जिस पर आरबीआई डिपेंड करता है कि टू प्रोवाइड अ फिलिप टू इकोनॉमिक एक्टिविटी, किसके लिए, कि आर्थिक क्रियाओं में तेजी लाई जाए, इसलिए आरबीआई जो जिस पर डिपेंड कर रहा है उसका जो एक और फैक्टर है, वो फैक्टर क्या है, इस फैक्टर की वर्ब इज है, वो है त्वरित गति से टीकाकरण हो, और इस काम पर, इसे टीकाकरण करवाने वाले काम पर इसका लगभग कोई कंट्रोल नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। कंट्रोल यहां पे नाउन है, नो डिटर्मिनर है, वर्चुअली एडवर्ब है, हैज है वो वर्ब है, इट यहां पे प्रोनाउन है, और वैसे सब्जेक्ट है, ठीक है। आगे देखें, टू बी फेयर मतलब थोड़ा आप उचित प्रकार से प्रॉपरली अगर बात करें, गवर्नर शक्तिकांता दास हैज यूज्ड द बैंक्स लिक्विडिटी, तो शक्तिकांता दास जो गवर्नर है उन्होंने यूज किया है, तो इसकी वर्ब हो गई हैज यूज्ड द बैंक्स लिक्विडिटी, ये हो जाएगा स्पीगट, कि बैंक के जो लिक्विडिटी रेगुलेटर है,
लिक्विडिटी जब आती है बैंक की, इसका मतलब है कैश। तो बैंक का जो कैश नियंत्रक है उसको यूज किया है एज ए टूल, एक टूल के रूप में, टू एड्रेस का मतलब होता है सॉर्ट आउट करना, किसी समस्या को सुलझाना। किस लिए? सम ऑफ द इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, कुछ जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस का मतलब सफरिंग, जो इकोनॉमिक कष्ट है, सफरिंग है, उसको थोड़ा ठीक करने के लिए इसका यूज किया है। ठीक है, टू बी फेयर, बिल्कुल साफ साफ कहें, बिल्कुल उचित प्रकार से बात करें, स्पष्ट कहें तो गवर्नर शक्तिकांता दास ने क्या किया है? हैज यूज किया है बैंक के लिक्विडिटी स्पिगट को, मतलब बैंक का जो कैश वाला हथियार है ना, कैश का जो नियंत्रक है, रेगुलेटर है, उसको इसने यूज किया है हथियार के रूप में, टूल के रूप में, एक माध्यम के रूप में। किस लिए? ताकि जो कुछ इकोनॉमिक जो डिस्ट्रेस है उसको एड्रेस कर सकें, कुछ को सॉर्ट आउट कर सके, कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जा सके। अ सीरीज ऑफ मेजर्स फोकस ऑन, ये फोकस की जगह फोकसेज आएगा। सीरीज यहाँ पे सिंगुलर है, वैसे सीरीज सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम होती है, लेकिन ए लगा हुआ है इसलिए सिंगुलर है। अदरवाइज सीरीज जो है वो जीरो प्लूरल की कैटेगरी में आती है, सिंगुलर भी सीरीज होता है, प्लूरल भी सीरीज होता है, लेकिन यहाँ पे अ सीरीज है वो सिंगुलर है, यहाँ पे फोकसेज आना चाहिए, गलत दे रखा है ये, FOCUSES। ठीक है, फोकस में ऑन लगता है तो ऑन लगा हुआ है। बोल्स्टर का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग करना, स्ट्रेंथन करना, मजबूती देना, सपोर्ट करना। ठीक है, अंडरपिन करना भी कह सकते हो। तो एक सीरीज जो है मेजर्स का मतलब उपाय, स्टेप्स की। फोकसेज ऑन वो मतलब इस फोकस करती है किस पर? बोल्स्टरिंग क्रेडिट फ्लो, क्रेडिट मतलब लोन वाला, फ्लो का मतलब बहाव, बोल्स्टरिंग मतलब स्ट्रेंथन करने पर। तो ये फोकस करती है किस चीज पर? कि लोन वाला जो फ्लो है उसको और अधिक मजबूत किया जाए। किसको लोन किसको देना है? हार्डेस्ट हिट MSME, ये जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं, लघु और मध्यम श्रेणी दर्जे के जो उद्योग हैं, जो सबसे ज्यादा प्रभावित है, हार्डेस्ट हिट हैं, इनको दिया जाए लोन। और किसको दिया जाए? कॉन्टैक्ट इंटेंसिव इंडस्ट्रियल एंड सर्विसेज सेक्टर। कॉन्टैक्ट इंटेंसिव मतलब जहां ज्यादा कॉन्टैक्ट में आते हैं लोग, ऐसे सेक्टर जिनमें ज्यादा कॉन्टैक्ट में आते हैं, ऐसी इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः, ठीक है। तो एक सीरीज ऑफ मेजर्स जो है, मतलब जो उपाय यहाँ RBI या MPC कर रहा है, वो फोकस करते हैं किस पर? कि क्रेडिट फ्लो को और अधिक स्ट्रेंथन किया जाए, मजबूती दी जाए। और क्रेडिट फ्लो किसके लिए होना चाहिए? लोन किसको देना है? MSME जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है। हिट का मतलब यहाँ पे अफेक्टेड से है। ठीक है, हिट की तीनों फॉर्म सेम होती है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, और कॉन्टैक्ट इंटेंसिव जो इंडस्ट्रियल सर्विसेज सेक्टर है क्रमशः, उनके लिए। स्टिल फिर भी द MPC कैन इल अफोर्ड का मतलब अफोर्ड नहीं कर सकता, कैन नॉट अफोर्ड। इल अफोर्ड का मतलब कैन नॉट अफोर्ड। फिर भी MPC जो है अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ड्रॉप द बॉल का मतलब है मेक अ मिस्टेक, गलती करना। फिर भी MPC गलती करना वहन नहीं कर पाएगा, कि गलती कर दे ये अफोर्ड नहीं कर पाएगा। ऑन इट्स प्राइमरी रिमिट, ठीक है, ऑन इट्स प्राइमरी रिमिट का मतलब क्या है? एरिया ऑफ ऑथोराइजेशन, अधिकार क्षेत्र, या स्पेयर कह सकते हो, SPHERE, क्षेत्र। ठीक है, प्राइमरी मतलब प्राथमिक। अपना जो प्राथमिक अधिकार क्षेत्र है वहां तो कम से कम ये काम कर नहीं पाएगा, और वो अधिकार क्षेत्र क्या है? वो ये वाली है, ये बताएगा आगे। तो फिर भी स्टिल एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, फिर भी जो MPC है वो ये वहन नहीं कर सकता कि वो गलती करे अपने प्राथमिक क्षेत्र पे। क्षेत्र क्या है प्राथमिक MPC का? इंश्योरिंग इन्फ्लेशन रिमेन्स एंकर्ड का वैसे एंकर होता है, जैसे कोई जहाज है, समुद्री जहाज है, नाव है, उसको बांधने के लिए, है ना, उस खूंटा जो होता है उसको एंकर बोलते हैं। यहाँ पे एंकर जो है वर्ब के रूप में अगर करो तो फिक्स मान लो या बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मान लो। तो इसका काम क्या है? कि महंगाई रिमेन्स बनी रहे, एंकर्ड स्थिर रहे, महंगाई मतलब बढ़े नहीं, या आवश्यकता से अधिक कम भी ना हो, ये चीज़ जो है वो एंकर्ड कह सकते हो। तो इसका काम यह है एंश्योर करना, सुनिश्चित करना। इन्फ्लेशन महंगाई, रिमेन्स की महंगाई बनी रहे, एंकर्ड मतलब एक प्रकार से सुदृढ़ स्थिति में बनी रहे महंगाई, या फिर यूँ कहें कि एंकर्ड कंट्रोल में रहे। यूँ कह सकते कि जहाज जो है वो, अब आपको मीनिंग निकालना पड़ेगा। एग्जैक्ट मीनिंग तो बताया मैंने, मूर होता है इसका मीनिंग, जिसमें अब नाव को बांधते हैं, लेकिन उसमें नाव कंट्रोल में रहती है। ठीक है, वो मतलब इधर उधर जा नहीं पाएगी, इस प्रकार से वो इसके कंट्रोल में रहे MPC के। इन्फ्लेशन ऐसा मान सकते हो इसको। ठीक है, विद इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस, कमोडिटी मतलब वस्तु, तो इस चीज के साथ कि जो अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं की कीमतें हैं, इंक्लूडिंग क्रूड ऑयल, जिसमें शामिल है, इंक्लूडिंग या प्रेपोजिशन है, जिसमें कच्चा तेल शामिल है। ऑन एन अपवर्ड ट्राजेक्ट्री, अपवर्ड का मतलब ऊपर की ओर, ट्राजेक्ट्री का मतलब पाथ होता है, तो ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, एंड नो साइंस ऑफ डोमेस्टिक पॉलिसी सपोर्ट, और कोई ऐसा संकेत नहीं है
कि घरेलू नीति का कोई सपोर्ट जो मिलेगा इसको टू चेक मतलब कंट्रोल करना, नियंत्रित करने में। क्या नियंत्रित करने में? डैश पेट्रोल एंड डीजल पंप प्राइसेस, वो पेट्रोल और डीजल पंप प्राइसेस जो कि क्या हो रही हैं, स्काई रॉकेटिंग या कॉनड्रम, एडजेक्टिव चाहिए तो कॉनड्रम तो एडजेक्टिव नहीं है, नाउन है, स्काई रॉकेटिंग आ जाएगा। स्काई रॉकेटिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग या सोरिंग, तेज गति से बढ़ना, या राइजिंग या ग्रोइंग, है ना, तेज गति से बढ़ना। तो कह रहा है कि भाई इस चीज के साथ कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतें जो हैं वस्तुओं की, जिसमें कि आप क्रूड ऑयल कच्चे तेल को भी शामिल कर लो, वो कहां पर हैं? वो अपवर्ड ट्रैजेक्टरी पर हैं, वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं और कोई ऐसा डोमेस्टिक पॉलिसी सपोर्ट है नहीं जिससे कि ये जो बढ़ती हुई कीमतें हैं, आसमान छूती हुई जो कीमतें हैं पेट्रोल और डीजल के पंप प्राइसेस, वो कंट्रोल हो पाएंगे, ऐसा कोई संकेत नहीं है। तो इसके चलते इन्फ्लेशन इज श्योर टू एक्सेलरेट, जो महंगाई है वो निश्चित है कि बढ़ेगी, इन्फ्लेशन जो है वो निश्चित ही बढ़ेगी। इन्फ्लेशन की वर्ब इज है पोजिंग, पोज का मतलब होता है रेज करना, कोज करना, कोज या रेज, कारण बनते हुए, क्या? अ मेजर डैश, कॉनड्रम कर दो। कॉनड्रम का मतलब क्या होता है? कॉनड्रम का मतलब होता है पजल, डिफिकल्टी, मुश्किल। तो ये एक मुश्किल पहेली बन जाएगी, मुश्किल बन जाएगी आरबीआई के लिए, समझ रहे हो बात? तो कह रहा है कि भी अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ रही है वस्तुओं की, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है और कोई ऐसा पॉलिसी सपोर्ट नहीं जिससे कि कीमतें कंट्रोल कर पाओ, तो इसके चलते महंगाई निश्चित रूप से बढ़ेगी और बड़ा खतरा बन जाएगी, बड़ा मुश्किल बन जाएगी आरबीआई के लिए। रेजिंग रेट्स, रेट्स को बढ़ाना, ये रेजिंग जो है ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद ये इसका ऑब्जेक्ट है। अगर राइज होता तो ऑब्जेक्ट नहीं आता बाद में। तो रेट्स को बढ़ाना, कुड रिस्क, इसका खतरा हो सकता है क्या? हर्टिंग रिकवरी, की जो रिकवरी होती है इकोनॉमी में उसको आप हर्ट करो, उसको आप आहत करो। अगर आप रेट्स को बढ़ाओगे तो इससे जो रिकवरी चल रही है इकोनॉमी में उसको आप रिस्क है कि आप उसको हर्ट कर दोगे। एंड नॉट डूइंग सो, और ऐसा अगर नहीं करोगे, मतलब रेट्स को नहीं बढ़ाओगे, तो कुड हाइटन इन्फ्लेशन, तो ये महंगाई को बढ़ा सकता है। हाइटन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज करना। तो अगर आप रेट्स को नहीं बढ़ाओगे तो महंगाई जो है वो बढ़ सकती है, अगर रेट्स बढ़ाओगे तो रिकवरी जो है वो हर्ट हो सकती है, समझ रहे हो? तो ये एडिटोरियल था आज का। रिवीजन मैंने नहीं लिया है, पिछले बार का रिवीजन तो आपने कर ही लिया होगा। तो अब कल वाली क्लास में हम अगर फाइनेंशियल आर्टिकल नहीं होगा तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस भी डिस्कस करेंगे, रिवीजन भी लेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।